नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे चुनाव की जो उतना चर्चा में नहीं होता जितना लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है, लेकिन देश के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव। मैं आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, जिनका कार्यकाल 2027 तक का था, 21 जुलाई को अचानक उनके द्वारा रेजिग्नेशन के बाद उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और अब उसी रिक्त पद को भरने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 7 अगस्त 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें अनाउंस किया गया है कि अगले वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव 9 सितंबर को होगा। इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है और कौन कौन वोट कर सकते हैं। साथ साथ हम जानेंगे वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, उनसे संबंधित कुछ आर्टिकल्स कौन कौन से हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप यूपीएससी या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो खास है, और यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपको एक नागरिक होने के नाते इसकी जानकारी होनी चाहिए। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड पर। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 68 के तहत इशू किया गया है, जिसमें लिखा है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हो रहा है तो इलेक्शन उसके पहले कंप्लीट करा लिया जाना चाहिए, और यदि वाइस प्रेसिडेंट की डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल या किसी अन्य वजह से सीट वेकेट होती है तो इलेक्शन विद इन 6 मंथ कराना ज़रूरी है। और आर्टिकल 67 के मुताबिक जो नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे वो अपने ऑफिस ज्वाइन करने की डेट से पूरे 5 साल तक के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। चूंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कार्यकाल अभी 2027 तक बचा था, तो जो नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे उनका कार्यकाल पूरे 5 सालों के लिए होगा, ना कि सिर्फ 2027 तक के लिए। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण का जो कार्यभार होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है। अब सवाल ये है कि वाइस प्रेसिडेंट को चुनता कौन है। देखो, इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, जिनकी अभी करंटली स्ट्रेंथ है 543, जिनमें से एक सीट वैकेंट है जो वेस्ट बंगाल बसरीहट से है, और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स, राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 245 है, जिनमें से 5 सीट वैकेंट हैं, 4 जम्मू एंड कश्मीर से और 1 पंजाब से। ये इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम से होता है। मतलब ये कि इसमें एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, यानी जो एमपीज होते हैं वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वोट करते हैं, और ये सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू होता है। इसमें कोई पार्टी विप नहीं होता, मतलब एमपीज अपनी मर्जी से वोट कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वाइस प्रेसिडेंट खुद राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते। अगर कोई एमपी वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसकी सीट ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं नॉमिनेशन प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसेस शुरू हो चुका है आज, यानी 7 अगस्त से। देखो, एक कैंडिडेट को नॉमिनेट होने के लिए कम से कम 20 एमपीज की ज़रूरत होती है एज अ प्रपोजर, और 20 एमपीज एज अ सेकेंडर्स, और एक कैंडिडेट मैक्सिमम 4 नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि सर 4 नॉमिनेशन फाइल क्यों करते हैं। देखो, मल्टीपल नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के पीछे रीज़न है कि यदि एक नॉमिनेशन पेपर में कोई गलती हो जाए, जैसे कोई साइन मिसमैच हो जाए या कोई जानकारी इम्प्रॉपर फिल हो जाए या इनकम्प्लीट हो, तो वो पेपर रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए 4 नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का प्रावधान है। और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए हर कैंडिडेट को 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होता है। ये डिपॉजिट अगर कैंडिडेट 10% वोट से कम सिक्योर करता है तो जब्त हो जाता है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जमानत जब्त होना। जान लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखो, संविधान के आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उनकी जो मिनिमम एज है वो 35 साल होनी चाहिए, राज्यसभा मेंबर बनने के लायक हो, और कैंडिडेट कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, और ना ही किसी लोकल अथॉरिटी के अंडर। अब जान लेते हैं कि इसका इलेक्शन कैसे होता है। जैसे मैंने बताया, ये इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। इसमें एमपीज अपने बैलेट पेपर पे कैंडिडेट के अगेंस्ट प्रेफरेंस मार्क करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा,
और वोटिंग सीक्रेट बैलेट पेपर से होती है और पोलिंग यूजुअली पार्लियामेंट हाउस में ही होती है। काउंटिंग में तब तक वो ट्रांसफ़र होता है जब तक कोई कैंडिडेट मेजोरिटी से जीत नहीं जाता। तो ये इलेक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस होल्ड करते हैं। वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में सेशन प्रिसाइड्स करते हैं और लेजिस्लेटिव प्रोसेस में उनका क्रूशियल रोल होता है। प्लस अगर प्रेसिडेंट अनअवेलेबल होते हैं तो उस सिनेरियो में वाइस प्रेसिडेंट उनकी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो आर्टिकल 63 है वो ये कहता है कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है और वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के सेशन प्रिसाइड करता है, ऐसा आर्टिकल 64 में लिखा गया है। आर्टिकल 65 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म करेगा अगर राष्ट्रपति का ऑफिस वैकेट हो जाए या प्रेसिडेंट अनअवेलेबल हो। आर्टिकल 66 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको डिफाइन करता है आर्टिकल 66। आर्टिकल 67 में वाइस प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस और रेजिग्नेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 68 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई वैकेंसी के केस में इलेक्शन कितने टाइम में होगा, यानी वो टाइम लिमिट डिफाइन की गई है आर्टिकल 68 में। आर्टिकल 69 में देखो, वाइस प्रेसिडेंट के ओथ्स के बारे में बताया गया है कि एक वाइस प्रेसिडेंट ओथ कैसे लेगा। देखो, अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो इस इलेक्शन में रूलिंग पार्टी जो एनडीए है उसका अपर हैंड है, क्योंकि देखो उनके पास लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर एक कंफर्टेबल मेजोरिटी है। अराउंड उनके पास 422 एमपीज का सपोर्ट है। वहीं अपोजिशन जो इंडिया ब्लॉक है उनके पास वो डेफिनेटली नॉमिनेट तो करेंगे अपना मेंबर, बट जो उनका कैंडिडेट होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बिकॉज उनके पास उस तरह का सपोर्ट सिस्टम अभी कम नज़र आ रहा है। तो ये देखो, ये इलेक्शन ऑल टुगेदर इंटरेस्टिंग तो होगा ही ऑब्वियसली, और ये देखना होगा कि जो इंडिया ब्लॉक है वो अपना कैंडिडेट किसको उतारती है मैदान में और एनडीए किसको अपना चेहरा बनाती है। तो दोस्तों, ये था पूरा डिटेल एनालिसिस अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। जय हिंद।